नया दिन, नई खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर, खबर जिसका हम पर, आप पर और देश की सियासत पर होगा असर। और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज सबसे पहले बात बंगाल चुनाव के बाद हुई हिंसा की। बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य की ममता बनर्जी सरकार को बड़ा झटका दिया है। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की खबर है कि बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच कराने का आदेश दिया है, जो सिर्फ रेप और हत्या की जांच करेगी। यही नहीं, हाईकोर्ट ने हिंसा से जुड़े दूसरे मामलों की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया है, जिसमें 3 आईपीएस अधिकारी शामिल होंगे। कोर्ट ने सीबीआई और एसआईटी दोनों को 6 हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है, और ये एसआईटी कोर्ट मॉनिटर्ड होगी। इसके अलावा इस मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पीड़ितों को मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। वहीं खबर है कि कोलकाता हाईकोर्ट के इस आदेश को राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। See, without a CBI, without an SIT, whatever investigation the state would have done, we had no faith in the state. That is why we came here. So everything has been upheld by the court, and that's the reason we've got an SIT and a CBI. What my second step from here is compensation for the victims. वो थी प्रियंका टिब्बरवाल, जो कि याचिकाकर्ता भी हैं इस पूरे मामले में। अब दिल्ली से विक्रांत यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को होनी है विक्रांत, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि बंगाल राज्य सरकार के पास ये आज़ादी है कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए, और कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस और बंगाल सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाली है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही 2 याचिकाएं दर्ज है, और वो भी इंडिविजुअल लेवल पर, जहां पर 2 महिलाओं ने कहा है कि उनके साथ जिस तरह के कुकृत्य हुए, उनके साथ रेप हुआ, असॉल्ट हुआ, और उसको लेकर के पहले ही सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दर्ज है। देखिए आनंद, किसी भी पार्टी का, किसी भी प्रतिवादी का ये पहला अधिकार होता है कि वो अगर निचली अदालत के किसी फैसले से संतुष्ट नहीं है तो उससे ऊपरी अदालत में जाए। तो निश्चित तौर पर इसमें टीएमसी के सामने एक विकल्प है कि वो सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के आदेश को चैलेंज कर सकता है, उसके खिलाफ अपील कर सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या उसे वहां से राहत मिलती है। आज जो हाईकोर्ट का जो आदेश आया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार, राज्य के पुलिस प्रशासन पर बड़े सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने साफ साफ ये कहा कि उनके विचार से हत्या, बलात्कार जैसे मामलों की जांच इस मामले में सीबीआई को देनी होगी। और कोर्ट ने ये भी कहा कि वो ये जानते हैं कि एक जांच एजेंसी से मामलों की जांच लेकर दूसरे को देना ये बहुत ही रेयर और एक्सेप्शनल केसेस में किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे मनोबल पर असर पड़ता है। लेकिन क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं है, जो शिकायत करता है उन्हें विश्वास नहीं है, और कोर्ट ने यह भी कहा कि रिकॉर्ड में कई ऐसे सबूत हैं जिससे ये साबित होता है कि राज्य की पुलिस ने कई मामलों में एफआईआर दर्ज नहीं की। और जब कमेटी की रिपोर्ट, जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जांच की गई, तो उसमें भी नतीजा 0 ही रहा। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए एक इंडिपेंडेंट जांच एजेंसी से जांच करवाना जरूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा झटका भी है। तृणमूल कांग्रेस जो अपने आप को एक राष्ट्रीय पार्टी की तरह प्रोजेक्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं कांग्रेस से भी बड़ा अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा है, और कह रहा है विपक्ष को कि हमारे आसपास मोर्चा संभालो, हम इस अगुवाई करेंगे नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ 2024 की चुनौती। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका कि अपने राज्य में ही आप अपने लोगों को ही अगर आप जस्टिस नहीं दे सकते, उनकी रक्षा नहीं कर सकते, तो देश में क्या आप नैरेटिव लेकर जाएंगे। कहीं ना कहीं क्या ये इसे एक बहुत बड़े झटके की तरह देखा जा सकता है। और साथ ही कलकत्ता हाईकोर्ट के सिटिंग जज के खिलाफ उनकी इंटेग्रिटी पर भी जो इससे सवाल किए गए थे, और उनकी अब नियुक्ति परमानेंट हो गई है। कहीं ना कहीं ये 2-3 झटके जो हैं, क्या ये तृणमूल कांग्रेस को आघात पहुंचाएंगे? देखिए, अदालत के इस फैसले को आनंद निश्चित तौर पर तो राज्य सरकार के लिए झटके के तौर पर देखा जा सकता है, और ये इसलिए भी देखा जा सकता है क्योंकि राज्य सरकार ने सीबीआई जांच का विरोध किया था। उनका ये कहना था कि राज्य की पुलिस इस जांच को करने में सक्षम है, और किसी और जांच एजेंसी के माफ कीजिएगा, इस मामले की जांच
नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने उसे स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने ये कहा कि मामले की तह तक जाने के लिए, लोगों में विश्वास जगाए रखने के लिए इस मामले की सीबीआई से जांच करवाना जरूरी है, और जो जघन्य अपराध हैं यानी हत्या और बलात्कार के जो मामले हैं वो सीबीआई जांच करेगी। दूसरा, जो बाकी मामले हैं हत्या और बलात्कार को छोड़ करके जो बाकी जितने भी मामले हैं उसकी जांच एक एसआईटी करेगी। एसआईटी की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज करेंगे, जिनकी नियुक्ति उनकी मंजूरी लेकर की जाएगी। और दोनों ही जांच एजेंसियां, सीबीआई भी और एसआईटी भी 6 हफ्ते के अंदर अपनी जांच में जो भी नतीजा सामने आएगा उससे कोर्ट को अवगत करवाएंगे। जांच क्योंकि लंबी चल सकती है, लेकिन 6 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट देनी होगी और उसके बाद उनकी जांच चलेगी। तो एक तरह से ये कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन रहेगी, और कहीं ना कहीं कोर्ट ने साफ सवाल उठाए हैं पुलिस पर, प्रशासन पर, कि लोग उनके पास गए थे, शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन कई मामलों में एफआईआर नहीं हुई। कुछ मामलों में जब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी या अदालत के हस्तक्षेप से एफआईआर हुई तो भी नतीजा सिफर ही रहा, कोई उसमें कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी। लोगों का विश्वास टूटा है। उसे बनाए रखने के लिए निष्पक्ष और इंडिपेंडेंट जांच होना बेहद जरूरी है, ये कोर्ट ने साफ कहा है। जी, आप मेरे साथ बने रहिए। विक्रांत, कलकत्ता हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से क्या क्या कहा गया, आइए उसे सुनते हैं। मैं इसको लेके नाखुश हूं। हर बार राज्य के अधिकार में जो कानून का स्थिति है, लॉ एंड ऑर्डर है, उसमें सीबीआई आ जाएगा तो राज्य का अधिकार घट जाएगा। हम तो इसको खिलाफ है। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार इस पे सोच विचार करके अपील में जाएंगे, तब देखा जाएगा। निर्णय का स्वागत करते हैं। निश्चित तौर पर लोकतंत्र में हर किसी को अपनी विचारधारा की बात रखने की, अपनी सरकार की नीतियों को, कार्यक्रमों को रखने की आज़ादी है, लेकिन किसी को मारने, काटने की, झगड़ा करने की और घायल करने की इजाज़त नहीं है। हिंसा नहीं होनी चाहिए, हत्याएं नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र में संवाद से और बातचीत के माध्यम से जनता का प्यार और आशीर्वाद लेना। विक्रांत अभी भी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। दोनों तरफ से आपने प्रतिक्रियाएं सुनी, लेकिन विक्रांत, कहीं ना कहीं अब कोलकाता हाईकोर्ट ने एनएचआरसी की रिपोर्ट को पूरी तरह से सही ठहराया है। जो ग्राउंड पर सिचुएशन था वो इस तरह की हालत थी कि चलिए 48 घंटे अगर तृणमूल कांग्रेस गए, उस वक्त सरकार नहीं थी, इलेक्शन कमीशन के हाथों सब कुछ था, एडमिनिस्ट्रेशन था, लेकिन कोर्ट ने कहीं ना कहीं ये कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर आपकी जिम्मेदारी है, लोगों को जस्टिस देना आपकी जिम्मेदारी है। जो लोग पलायन करके गए वो अभी तक वापस नहीं लौटे, उनके घरों पर कब्जा कर लिया गया है, घरों को तोड़ दिया गया है, जमीनों पर कब्जा कर लिया गया है, जगह पर कब्जा कर लिया गया है, उनको मुआवजा दीजिए, उनको उनकी रक्षा कीजिए। आप कोई भी केस रजिस्टर नहीं हुआ, इसको भी कोर्ट ने संज्ञान में लिया। देखिए, बिल्कुल आनंद, अगर हम अदालत के आदेश को पूरा पढ़ें तो उसमें साफ है कि अदालत का यह आदेश साफ करता है कि राज्य सरकार ये दलील देकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं हट सकती कि उस समय सरकार उनकी नहीं थी और चुनाव चल रहा था, चुनाव का नतीजा आया था, इस दलील को देकर वो नहीं बच सकते। साफ साफ कोर्ट ने कहा है कि मानवाधिकार आयोग ने अपनी रिपोर्ट में जो पाया, जो उन्होंने अपनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जांच में पाया, उसमें साफ दिखाता है कि कई मामलों में हत्या और बलात्कार जैसे जघन्य अपराध होने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई, और कुछ मामलों में जब दर्ज की गई तो उसमें बाद में नो रिपोर्ट दे करके उसमें कह दिया गया कि किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, और कई मामलों में ये देखा गया कि लोग अपने घरों को छोड़ करके चले गए हैं, वो शिकायत करवाने नहीं आ रहे। और एनएचआरसी ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा था कि अगर कोई इम्पार्शियल एजेंसी होगी तो उसके पास लोग शिकायत करवाने के लिए आएंगे, क्योंकि पुलिस और प्रशासन के पास उनका विश्वास नहीं है। उन्हें ये लग रहा है कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनकी शिकायत पर नहीं सुनेंगे। तो लोगों के विश्वास को जगाए रखने के लिए भी पार्शियल इंक्वायरी होना बहुत जरूरी है। एक और महत्वपूर्ण बात इस आदेश में आनंद, कोर्ट ने ये भी साफ किया है कि वो ये जानते हैं कि किसी भी जांच एजेंसी से जांच लेकर दूसरी जांच एजेंसी को देना केवल रेयर और एक्सेप्शनल केस में होना चाहिए, क्योंकि इससे मनोबल पर असर पड़ता है। लेकिन इस केस के, इस मामले के तथ्य ऐसे हैं कि अदालत को यह फैसला लेना पड़ रहा है, क्योंकि लोगों का विश्वास कानून पर बनाए रखने के लिए, उन्हें न्याय दिलवाने के लिए ऐसा करना जरूरी है। और मौजूदा परिस्थितियों में उन्हें ऐसा लगता है कि सीबीआई ही एकमात्र ऐसी जांच एजेंसी है जिसके पास इस मामले की जांच जा सकती है।
हालांकि कोर्ट ने इस बात को अपने पास रखा है कि पूरी तरीके से कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन होगी, तो जांच एजेंसियों को अपनी रिपोर्ट समय समय पर देनी होगी। पहली रिपोर्ट 6 हफ्ते के बाद देनी है और 4 अक्टूबर को इस मामले की अगली सुनवाई है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और कहीं ना कहीं बीजेपी का मनोबल, जो काडर है जिसको कि पूरी तरह से प्रताड़ित किया गया था, और बीजेपी का यह पॉलिटिकल आरोप था कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बर्बरता की है उनके काडर के साथ, उनको मारा है, पीटा है, उनके साथ ये कुकृत्य किया है। कहीं ना कहीं पॉलिटिकली भी वहां पर ढाढ़स बंधेगा और बीजेपी का मनोबल बढ़ेगा। लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू और राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से तृणमूल कांग्रेस के लिए यह झटका हो सकता है, क्योंकि वो पैरवी कर रहा था और ये बात कर रहा था कि हम राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को चुनौती देने वाले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से यह भी कहा गया, शुभेंदु अधिकारी ने भी कहा है नेटवर्क 18 से बात करते हुए, कि जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं जीत सकी वो झल्ला गई थी और वो गुस्सा जो है उसने बंगाल की जनता पर निकाला। अब वहीं कलकत्ता हाईकोर्ट के इस आदेश पर वामपंथी दलों की तरफ से भी रिएक्शन आया है, आइए सुनते हैं। बंगाल में वायलेंस का इतिहास बहुत पुराना है। आज कोर्ट इसको नज़र में लिया है, ये वेलकम है, मैं स्वागत करता हूँ। और अच्छा मानता हूँ कि सीबीआई भी इसको नज़रअंदाज ना करे, इस बात से गहरे से काम करे। मगर मैं सिर्फ ये बात कहना चाहूँगा, आज कोर्ट का नज़र में आया, सीबीआई का नज़र में आया, वायलेंस हो रहा है। मगर वायलेंस पिछले 10 साल में 778 सीपीआईएम लीडर खून हुआ था, ममता का राज में खून हो गया। अब बंगाल में वायलेंस की बात और वामपंथी दल इसके बारे में टिप्पणी करें, ये अपने आप में हास्यास्पद है विक्रांत। लेकिन वामपंथी दल भी इसमें कूद पड़े हैं तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इस जजमेंट को देखा जाए तो सबसे बड़ी बात यह है कि अपने ही लोगों में, बंगाल की जनता के साथ ही कहीं ना कहीं क्या तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी की सरकार इंसाफ करने से चूक गई है, न्याय करने से चूक गई है। देखिए आनंद, इस तरीके का जब भी फैसला आता है तो राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से उस पर राजनीतिक टिप्पणियां जरूर करते हैं, उसको परे रखते हुए। दिलीप घोष जी हमारे साथ फोन पे हैं। विक्रांत, दिलीप घोष जी नमस्ते। आज मैं आनंद बोल रहा हूं। और आज कोलकाता हाईकोर्ट ने जिस तरह से फटकार लगाई है और कहा है कि 6 हफ्ते में सीबीआई भी जांच करे और फिर एसआईटी का भी गठन हो, कहीं ना कहीं जो एनएचआरसी की रिपोर्ट थी, क्या उसको सही ठहराया है कोलकाता हाईकोर्ट ने? बिल्कुल सही है जी, ये हिस्टोरिक जजमेंट एक प्रकार मान सकते हैं। क्योंकि जो घटना घटी है, लगभग 70-80 हजार उस समय घर छोड़कर भागे थे हिंसा के कारण। कम से कम 50 महिलाओं के साथ गैंगरेप और रेप हुआ है और 50-55 मर्डर हो चुके हैं। और हमारे चीफ मिनिस्टर सीधा बोल दिया कुछ हुआ ही नहीं है। मानवता का ऊपर इतना बड़ा आक्रमण, ये तो तालिबान राज से आप तुलना करते हैं। हम लोग जब बोले, क्योंकि पुलिस प्रशासन कोई मदद करने को तैयार नहीं था। कमिश्नर हमारे उसमें गए थे और एनएचआर की जो टीम आई थी उनको ऊपर भी आक्रमण हुआ था। ऐसा परिस्थिति में और बिना अदालत का कोई रास्ता नहीं था। अदालत ने हमारी बात सुनी, सारी सबूत के ऊपर तो जजमेंट आया है। सच में जो लोग हैं डरे हुए, सहमे हुए, लोकतंत्र उनके लिए बहुत बड़ी घटना है। इस प्रकार के सारे रास्ते बंद कर दिया कि जजमेंट और सही सच्चा घटना सामने आना चाहिए। सीबीआई के द्वारा एसआईटी गठन करना, सारे आईपीएस ऑफिसर को उसमें मेंबर लेना और 3 सीनियर ऑफिसर को इसका लीड करने के लिए जिम्मेदारी दिया और एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज को इसका सारा निगरानी का जिम्मेदारी दिए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। बंगाल के जो लोग हैं, जो पीड़ित हैं, उनके लिए बहुत बड़ा न्याय की बात है। मुझे लग रहा है कि जो घटना हुई है, शर्मनाक घटना, पूरा देश और उसका न्याय मिलेगा और लोगों को अत्याचार जिसका हुआ है उनको न्याय मिलेगा। इतना ही नहीं है, जिनकी नुकसान हुई है उसकी भरपाई करने के लिए भी सरकार को कोर्ट ने और उन्हें आदेश दिया है। जी दिलीप जी, कहीं ना कहीं क्या ये इस बात को भी, क्योंकि हर तरफ से प्रेशर बनाने की कोशिश भी की गई थी, कहीं ना कहीं जो कलकत्ता हाईकोर्ट के जजेस थे उनकी इंटेग्रिटी पर भी सवाल उठाए गए थे, वहां भी धरनेबाजी हुई थी। बिल्कुल, जैसे जो टीम आई थी ह्यूमन राइट की, उसको बोला गया था बीजेपी का टीम है। और यहाँ जिनके ऊपर उन्होंने उंगली उठाया था कि ये लोग इन्वॉल्व है इस हिस्सा में, उन लोगों ने उसका अगेंस्ट में कोर्ट में जाके बोला कि ये टीम को हम कोर्ट में खड़ा कर देंगे। इतना इन लोगों का मैंने अहंकार था
कोर्ट का ऊपर हमारे देश के लोगों का भरोसा है और ये और बढ़ गया इस बार। मुझे लगता है कि और हमारे लिए इसके साथ दूसरा कोई चारा भी नहीं था, और वो आज मुझे लगता है कि यहाँ की बंगाल के लोग जो पीड़ित लोग हैं उनको न्याय मिलेगा। कहीं ना कहीं बीजेपी का जो काडर है ग्राउंड पर, उसको भी कहीं ना कहीं ढाढ़स बंधा है, उसकी भी हिम्मत बनी है, क्योंकि काडर को खासकर टारगेट किया गया था, यही आपका पॉलिटिकल आरोप था। जी बिल्कुल, अभी भी यहाँ अभी धान की खेती होती है, सबसे खेत शुरू किया है, और एक परिवार कार्यकर्ता जिनको खेती में जाने नहीं दिया जा रहा है। कल आपको मालूम हुआ समाचार, मैं गया मेरा चुनाव सीट में गाँव में, जहाँ 25 बीघा जमीन में खेती करने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि बीजेपी करते हैं लोग, वहाँ भी मेरे को रास्ता में रोका गया, सुगन गंडे गोबर सब है। अभी भी इतना यहाँ आतंक है, ऐसे लोगों को बिल्कुल सहारा मेरा कोर्ट में। पर अगर आप आरोप लगा रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस का डंडा राज चल रहा है अभी भी बंगाल में, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल, उसका पीड़ित मैं खुद हूँ। कल मुझे रोका गया। अभी जो यात्रा चल रहा है, आशीर्वाद यात्रा से पूरा देश में हमारे माननीय मंत्री लोग जा रहे हैं, 4 यात्रा, सब जगह रोका जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है। मंत्री को भी अरेस्ट किया। हमारे सांसद ठाकुर जी मंत्री लोग पूजा करके निकले, उनको गाड़ी उठा के पुलिस ले गई। आप कल्पना कर सकते हैं उस दिन का हमने करना दिया। हमारे नेता प्रतिपक्ष सुरेंद्र बाबू को अरेस्ट किया गया, मेरे को किया गया, और सारे साथियों को, और मंत्री को भी छोड़ने के जगह जाए उसको बाधा लगाया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि इसकी वजह से क्या 6 हफ्तों के बाद क्या निष्कर्ष निकलेगा? और ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस तो राष्ट्रीय लेवल पर बीजेपी को चुनौती देने की दावेदारी पेश कर रहे हैं, क्या उस पर आघात होगा? क्या वो ऐसा कर पाएंगे? अभी त्रिपुरा में हरकत कर रहे हैं। पूरा देश के लोगों को पता चल गया कि ये पार्टी कैसी है, इनकी नेत्री कैसी है, इनकी राजनीति कैसी है, और जो लोगों का राजनीतिक और लोकतांत्रिक अधिकार को सम्मान नहीं देते हैं, ऐसी पार्टी है। और इसीलिए इस अभियान में तो जरूर ब्रेक लगेगा, लगना भी चाहिए। अब यहाँ खाली नहीं, त्रिपुरा में जाके ये लोग उत्पाद कर रहे हैं, ये सबके सामने एक खुलासा हो गया है। दिलीप घोष जी नमस्ते, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तर्ज पर मैं कहना चाहूंगा कि बीजेपी का राष्ट्रीय स्तर पर भी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है, गौरव भाटिया उसे संबोधित कर रहे हैं। अहम फैसला दिया है। ये जो फैसला है ये 5 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने दिया है। ये इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है, और इसमें एक विशेष बात और भी है कि 5 जजेस ने कलकत्ता हाईकोर्ट के एक मत से कहा है कि जो निर्दोष नागरिक पश्चिम बंगाल के जिन्होंने उत्पीड़न सहा, जिनके परिवारजनों को मार दिया गया, वो महिला जिन्होंने अपनी अस्मिता खोई है, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। और ये इंसाफ एक निष्पक्ष जांच के बाद ही संभव है, और इसीलिए 5 न्यायाधीशों ने यह फैसला किया है, जितने भी प्रकरण हुए हैं हत्या को लेके, महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा हुई है, दुराचार के मामले हैं, उसमें सीबीआई जांच आवश्यक हो जाती है। जो अहम बिंदु हैं वो मैं आपके समक्ष अभी रखूंगा, लेकिन ये फैसला इतना अहम है कि कुछ अहम बातें मैं आपके समक्ष दोहरा रहा हूं। ये 5 न्यायाधीशों की खंडपीठ थी। 5 ने एक मत से कहा है कि सीबीआई जांच की आवश्यकता है। और तीसरा अहम बिंदु यह है कि ये जो जांच है, हत्या के मामले जो हुए हैं पश्चिम बंगाल में, जो दुराचार के मामले हैं और जो आपराधिक कृत्य हैं महिलाओं के खिलाफ, ये सीबीआई जांच कोर्ट मॉनिटर्ड भी होगी, कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब। दो मई पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था गई। ये सारांश है
आज के इस फैसले का। और सबसे पहले जो अहम बिंदु हैं फैसले के, जो कुछ टिप्पणियां हैं, आदेश हैं, वो मैं आपके समक्ष रख देता हूं। ये बहुत ही अहम है क्योंकि 2 मई की तारीख जब चुनाव के परिणाम आए, कोई भी जीते कोई भी हारे, कोई भी सत्ता में आए कोई भी विपक्ष में आए, लेकिन लोकतंत्र की जीत होने का अवसर था। इट वॉज अ रीजन फॉर सेलिब्रेशन। इट इज अनफॉर्चुनेट that the results that were declared on the 2nd of May were turned into an event which was state sponsored, which became a reason to wreak vengeance and spew hatred against the brothers and sisters in West Bengal for exercising their constitutional right. इसका एक बेहद ही अहम पैराग्राफ है, वो मैं आपके समक्ष पहले रखूंगा और उस पे फिर उसके बाद टिप्पणी करूंगा। ये आज के फैसले में कहा गया है, इन द केस इन हैंड द फैक्ट्स as have been discussed in the preceding paragraphs are even more glaring as the incidents are not isolated to one place in the state. भारतीय जनता पार्टी ने 2 मई के बाद यही बात बार बार दोहराई थी, जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपराधियों को बचाने का काम कर रही थी और कह रही थी कि ये छुटपुट वारदातें हैं, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। उनको ये नहीं दिखाई दे रहा था कि पूरे प्रदेश में टीएमसी के ही जो गुंडे और सदस्य थे वो हिंसा कर रहे थे, बदला ले रहे थे। तो ये पहला बिंदु इस पैराग्राफ में बिल्कुल स्पष्ट आ गया है। दूसरी अहम बात, number of people had died. The women were raped. The house of certain persons who had not supported the party in power were demolished. 3 बातें अहम आती हैं। हत्याएं हुई, महिलाओं के साथ दुराचार हुआ, और जितने नागरिक थे जिन्होंने सत्ता पक्ष के लिए वोट नहीं किया, उनको चिन्हित कर करके उनके घरों को तोड़ा गया, उनके साथ हिंसा की गई। The next observation is, allegations are also that the complainants are being threatened to withdraw their cases. अब सोचिए, कहां है कानून का राज? पहले सत्ताधारी पार्टी के गुंडे, टीएमसी के लीडर जाके आम जनता को प्रताड़ित करेंगे, हिंसा करेंगे, हत्या करेंगे, दुराचार करेंगे, और वो हमारा भाई बहन, उनका परिजन, कानून में आस्था रखने वाला नागरिक जब पुलिस स्टेशन जाता है और वो चाहता है उसकी कंप्लेंट लिखी जाए, और जो सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि अगर संज्ञेय अपराध है तो पुलिस के पास सिर्फ एक ही रास्ता है, एफआईआर दर्ज करने का।
इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। 1000 लो फ्लोर बस खरीद मामले में गृह मंत्रालय ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। इस मामले में सबसे पहले बीजेपी के एमएलए विजेंद्र गुप्ता ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से शिकायत की थी। एलजी हाउस ने इस मामले को गृह मंत्रालय को भेज दिया था। अब गृह मंत्रालय ने इसकी जांच सीबीआई से करने के आदेश दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, 1000 लो फ्लोर बसेस की खरीद में सीबीआई की जांच होगी। आरोप बीजेपी के एमएलए विजेंद्र गुप्ता का था कि इसमें गबन का आरोप था और कि इन बसेस की खरीद में कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। इस पर जांच की बात लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के एलजी से बात की गई थी। अब एलजी ने इसे गृह मंत्रालय को इस विषय को सौंपा था और दिल्ली के मुख्य सचिव को जानकारी दी है कि गृह मंत्रालय ने जानकारी दी कि अब इस मामले की सीबीआई जांच होगी। बसों की खरीद में गड़बड़ी का आरोप है। प्रियंका कांडवाल की ये खबर है, प्रियंका से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लो फ्लोर बसों की खरीद की सीबीआई जांच होगी। प्रियंका जुड़ रही है फोन पर डिटेल्स के साथ। जी प्रियंका। जी, ये 1000 बसेस की खरीद फरोख्त का मामला था, जिसको लेकर विजेंद्र गुप्ता जो है उन्होंने ये कंप्लेन की थी कि ना केवल खरीद फरोख्त का मामला था, साथ ही 3 साल की मेंटेनेंस की बात भी हो रही थी। तो ऐसे में विजेंद्र गुप्ता ने ये आरोप लगाया था कि जितना पैसा सरकार 3 साल के मेंटेनेंस पे खर्च कर रही है उसकी कीमत बसों की कीमतों से ज्यादा है। तो ये 2 मामले साथ साथ चल रहे थे, जिसमें एलजी की जो कमेटी थी जिसपे उन्होंने ये पाया कि खरीद फरोख्त को लेकर कोई घोटाला नहीं हुआ है, लेकिन मेंटेनेंस के मामले की जांच करने के लिए 3 मेंबर्स की कमेटी बनाई गई और उसकी रिपोर्ट के आधार पर आज ये बताया गया है कि सीबीआई जांच इस पूरे मामले की होगी। दिल्ली सरकार की तरफ से एक स्टेटमेंट जल्द ही इस मामले में जारी किया जाएगा, लेकिन फिलहाल जो उनकी तरफ से चीजें सामने आ रही है, उनका कहना है कि एलजी इस मामले में उनको पहले ही क्लीन चिट दे चुकी है। ऐसे में ये राजनीति है और कुछ नहीं। अगर कुछ गड़बड़ नहीं है तो सब साफ निकल आएगा, और कुछ राजनीति अगर है तो वो राजनीति भी अब सीबीआई को इसकी जांच करनी है, तथ्य पर जांच करनी है। एलजी हाउस ने इसे गृह मंत्रालय को सौंपा और गृह मंत्रालय ने कहा है कि अब इसकी जांच होगी कि 1000 बसों की कॉस्ट से उसकी 3 साल की मेंटेनेंस का कॉस्ट ज्यादा कैसे हो सकता है, ये सवाल पूछा जा रहा है। धन्यवाद प्रियंका आपके अपडेट्स के लिए। आगे बढ़ते हैं, अफगानिस्तान में तालिबान के गणतंत्र की बात करते हैं। जी हाँ, बंदूक गणतंत्र अफगानिस्तान पर कब्जा करने वाले तालिबान का नकाब धीरे धीरे उतरता जा रहा है। वहां से जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं दिल दहलाने वाली हैं। बीच सड़क पर खड़ा कर लोगों को गोलियों से मार दिया जा रहा है। काबुल एयरपोर्ट पर जा रहे अफगानियों को भी डराया जा रहा है, जो वहां से पलायन करने में लगे हुए हैं। 3-4 दिनों से एयरपोर्ट को छोड़कर नहीं गए हैं। अब ना वहाँ पानी है, ना खाना है, हालत ख़राब है वहाँ पर। लेकिन तालिबानी बंदूक के बल पर अपना कब्जा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ये गणतंत्र कितने दिन तक चलेगा, ये सबसे बड़ी बात है, देखने वाली बात। इसका असली चेहरा सबके सामने आया है। इससे जुड़ी 4 तस्वीरें हम आपको अभी फिलहाल स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये 4 तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं कि तालिबान की कथनी और करनी में कितना अंतर है। पहली तस्वीर मासूम लोगों पर फायरिंग की है। तालिबान के कब्जे के बाद काबुल एयरपोर्ट और उसके आसपास के इलाके में अब तक फायरिंग में 12 लोगों की मौत हो चुकी है। दूसरी तस्वीर आज जो आई वो तालिबान की बर्बरता का जीता जागता नमूना है। ऐसी ही तस्वीरों के लिए तालिबान कुख्यात है। महिलाओं को लेकर तालिबान का जो नज़रिया है वो किसी से छुपा नहीं है। अभी सरकार बनी भी नहीं कि महिलाओं पर पाबंदियों का दौर शुरू हो चुका है। उन्हें काम करने जाने से रोका जा रहा है। बुर्के के बिना महिलाओं को बाहर निकलने की पाबंदी है। यहाँ तक कि महिला पत्रकारों को भी काम करने की इजाज़त नहीं है। जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही हैं ये महिला वहाँ रेडियो अफगानिस्तान में काम करने के लिए जब पहुँची तो उनको कहा गया अब यहाँ सब नियम बदल गए, आप घर वापस जाइए। और तो और तालिबान राज किसी भी हालत में महिलाओं का चेहरा नहीं दिखाना चाहिए, इसलिए पोस्टरों पर भी अब काला पेंट पोत दिया जा रहा है। जहां काला पेंट नहीं मिल रहा वहां सफ़ेदी लगा दी जा रही है। पोस्टरों को फाड़ दिया जा रहा है या फिर उनके चेहरों को काला या सफ़ेद कर दिया जा रहा है, ढक दिया जा रहा है पूरी तरह से। अब एक एक कर आपके सामने तालिबान के झूठ का पर्दाफाश करते हैं। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान की ओर से ऐलान किया गया था कि गनी सरकार में काम कर रहे सभी कर्मचारियों को आम माफी दी जाएगी और इन लोगों से काम पर लौटने की अपील की गई थी। लेकिन CNN न्यूज़ 18 के हाथ एक ऐसा वीडियो लगा है जो साबित करता है कि तालिबान की ओर से माफी की जो घोषणा की गई थी वो झूठी थी।
इस वीडियो में गनी सरकार में काम करने वाला एक अधिकारी दिख रहा है जिसके हाथ बंधे हुए हैं, उसकी आंखों पर पट्टी बंधी है। ये वीडियो कल रात का बताया जा रहा है कि इस अधिकारी को उसके घर से अगवा कर लिया गया था, उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई और बेरहमी से उसे मार दिया गया। उसकी मौत के बाद भी उस पर गोलियां चलाई गई। नारा तकबीर। कथनी और करनी में कितना अंतर है, कितना फर्क है, तालिबान के नेताओं के दावे और उनके लड़ाकों की करतूतों से साफ दिख रहा है। तालिबान की ओर से शांति का दावा किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से तालिबानी लड़ाके सड़कों पर घूम रहे हैं उससे तो ऐसा नहीं लगता। तालिबान के कब्जे के बाद अब काबुल में लोग जरूरी काम के लिए जान जोखिम में डालकर गलियों में निकलने को मजबूर हैं, क्योंकि गलियों में तालिबानी हाथों में मशीन गन AK-47 जैसे हथियार लेकर वो घूम रहे हैं। यहाँ देखिए LMG है, लाइट मशीन गन है उसके पास, और जो देखिए एक व्यक्ति को वहां दीवार के आड़े लगाकर उसको वहीं पे गोली मार दी गई है और सब देख रहे हैं आसपास। संदीप बोल जुड़ रहे हैं, तालिबान के स्पोक्सपर्सन ये कहते हैं ये तालिबानी नहीं है, ये गुंडे मवाली हैं, इनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। अगर गुंडे मवाली हैं तो इनके हाथ में LMG कहां से आ गई, इनके हाथ में AK-47 कहां से आ गया? आपकी तो गुंडे मवालियों की ही फौज है, तो आप कह रहे कुछ और हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया तो आप अच्छे हो गए। आनंद, देखिए, एक कहावत है कि जानवर अपनी फितरत से कभी नहीं जाता, वो अपनी आदत को नहीं छोड़ सकता। तालिबान अमूमन उसी तरह के हैं, भले ही वो कितनी बड़ी बातें करते रहे कि हम लोग जो है पहले जैसे नहीं हैं, हम सबको सम्मान देंगे, सबको आम माफ़ी दी जाएगी, किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं होगी, हर कोई अच्छे से काम कर पाएगा, लेकिन आखिर में असल चेहरा यही है जो तस्वीरों में देख रहे हैं हम लोग। और ये चेहरा बदलने वाला नहीं है, ये इसी तरीके से जारी रहेगा। और यही वजह है कि लोग अपनी जान को जोखिम में रखकर प्लेन में जो है इस तरीके से चढ़ रहे थे। आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि उनको बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि तालिबान जिस तरीके की बातें कर रहा है उस पर वो अमल भी करेगा। और धीरे धीरे जो तस्वीरें सामने आ रही हैं आनंद, ये तो उन जगह की तस्वीरें हैं जहाँ पे कि ये तस्वीरें आ पा रही हैं, ये तो बाकी पूरे अफगानिस्तान के जो जितने भी प्रोविंस हैं वहाँ पे इस तरीके की घटनाएं तो बहुत आम होंगी, क्योंकि वहाँ से तस्वीरें नहीं आ रही है, इसी वजह से ये चेहरा नहीं दिख रहा है। लेकिन इनका असली चेहरा यही है, इनको मानवीयता से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी काबुल में अमन परस्ती का चोगा ओढ़कर बैठे हुए हैं ये तालिबानी, और उधर से ही ये तस्वीरें आ रही हैं संदीप। बाकी जो सूबे हैं वहां तो कहर बरप रहा है, तांडव है, ये मौत का नंगा नाच नाच रहे हैं वहां पर, और लोग इतने प्रताड़ित हैं कि उनको पता भी नहीं कि वो जाएंगे कहां। कंदहार में बरादर बैठा है, वहां पर भी सब घुसे हुए हैं, हर जगह हर सूबे से ये ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं, लेकिन उसको पूरी तरह से ब्लैकआउट किया जा रहा है। लूटपाट मची हुई है, औरतों के साथ बुरी तरह क्या जिस तरह का सलूक किया जा रहा है वो मैं बयां भी नहीं कर सकता। और कल काबुल से ऐसे तस्वीरें आई जहां औरतों को घरों से निकालकर गाड़ियों में बिठाकर ले जा रहे थे ये तालिबानी। बिल्कुल, देखिए, उनका तो यही मकसद है, उनका मकसद यही है कि औरतों को जिस तरीके की आज़ादी दी जा रही थी पिछले 20 साल में, वो आज़ादी आखिर क्यों दी जा रही है। और यही नाराज़गी, यही गुस्सा जो है वो निकाल रहे हैं और एक तरीके की नज़ीर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर उन्होंने हमारे कहने के खिलाफ, अगर हमारे जो नियम कानून हैं उसके खिलाफत करने की कोशिश की तो उनके साथ भी यही हश हो रहा है। बस वो एक एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश कर रहे हैं और वो अपने चेहरे को दिखा रहे हैं। लेकिन आनंद, ये जिस तरीके की तस्वीरें कुछ दिनों में देखी गई हैं, खास तौर पे कि लोग वहाँ के शहरी जो है झंडा लेकर, जो है झंडे को बचाने को लेकर, जो है उसके सम्मान को लेकर सड़कों पे आ रहे हैं, झंडा निकाल के आए थे संदीप। और ये जलालाबाद की खबर है कि जहां झंडा निकालकर अपने झंडे का सम्मान करने पहुंचे लोगों को तालिबानियों ने गोली मार दी थी, और वहां पर भी 2 लोगों को मार दिया और 12 घायल हो गए थे। ये खोस्त में भी ये खबर आई है, पदशीर में भी वहां से भी ये अब वहां से खबर है कि अफगानी झंडे के साथ बदसलूकी नहीं बर्दाश्त कर रहे हैं। अफगानी कह रहे हैं ये हमारा झंडा है, तालिबानी नहीं। आप देश का नाम बदल दोगे लेकिन देश की फितरत को हम नहीं बदलने देंगे। देश का झंडा तालिबानी झंडा नहीं, देश का झंडा अफगानिस्तान का झंडा ही रहेगा। ये बात कहकर इसी से अब वहां पर खिलाफत शुरू हो चुकी है, एक तरीके से एक रेजिस्टेंस मूवमेंट भी शुरू हो चुकी है। आप मेरे साथ बने रहिए संदीप। एक और अपडेट है, अफगानिस्तान से करीब 10 महीने
महीने पहले भारत आई एक महिला ने तालिबान के जुल्म की दास्तां बयान की। महिला का दावा है कि पुलिस की नौकरी करने की वजह से तालिबान ने उसकी दोनों आंखें निकाल ली। तालिबान के दहशत की कहानी आपने सुनी बहुत होगी, हम आपको दिखाने जा रहे हैं पहली बार वो तस्वीर जो तालिबान की कहानी कहता है। आपका नाम क्या है मैडम? खातरा। क्या हुआ था आपके साथ? मैं पुलिस में थी। अच्छा। हाँ, मैं अफगानिस्तान में पुलिस में थी, पुलिस में काम करती थी और अपने काम से जा रही थी घर की तरफ और मेरे घर के नज़दीक उन्होंने मेरा रास्ता रोका और मुझ पर अटैक किया, जो कि मुझे 8 ब्लूट और 8 चाकू लगे और मेरी आंखें भी उन्होंने चाकू से निकाल दी। तो आप देख सकते हैं कि दोनों आंखें चाकू से निकाल दी। कब की घटना ये? तकरीबन 1 साल। 1 साल पहले। और कहाँ पे हुआ था ये? अफगानिस्तान में? अफगानिस्तान में गजनी में। गजनी में हुआ हाँ। था। आप पुलिस में थी, केवल इसलिए आपकी आंखें निकाली? हाँ, क्योंकि वहाँ पर जो पुलिस में कोई औरत काम करती है वो तो बस गुनहगार बन जाती है फिर। और तालिबान बोलते हैं कि ये तो गुनहगार हो गई है और ये क्यों पुलिस में काम करेगी। और कई बार उन्होंने हमको मना भी किया कि आप पुलिस में काम करती है, फिर हमने बोला कि नहीं, मैं पुलिस में काम नहीं करती। मेरे पति को फ़ोन किया था और उनको बोला कि आपकी बीवी काम करती है पुलिस में। उन्होंने कहा कि नहीं, ये बात झूठ है, पर फिर भी कुछ ही दिनों में उन्होंने मुझ पर अटैक किया। तो यहाँ आप किसके साथ रहती हैं और कब आई हैं इंडिया? इंडिया 10वां महीना चल रहा है हमारा जब हम इंडिया आए। अच्छा। मैं अपने पति के साथ आई हूँ। तो आपने यहाँ पे डॉक्टर से मिला होगा, डॉक्टर ने क्या बताया? कुछ बेहतर हो सकता है? नहीं, डॉक्टर ने तो जवाब दिया, वो बोल रहे कि आपकी आंखें अब ठीक नहीं हो सकती। आर्टिफिशियल आँख लगा लेने से वो बोल रहे थे कि थोड़ा बहुत आप अपना जो दर्द हो रहा है वो कम हो जाएगा और इससे ज़्यादा ख़राब नहीं होंगे, थोड़े ठीक रहेंगे, पर देख नहीं पाऊँगी। आपने कहाँ पे, मतलब जैसे आप अफ़गानिस्तान से आई तो किस तरह से आई और वहाँ से भाग के आना पड़ा, किस हालत में वहाँ से निकली आप? बस बहुत कोशिश की और बहुत कोशिश के बाद फिर हमारा आने के लिए रास्ता मिल गया और बहुत कोशिश के बाद बस फिर हम निकल गए वहाँ से। और क्योंकि मेरे बाकी बच्चे अभी वहीं पर हैं, उनके लिए मुझे बहुत चिंता होती है और बहुत टेंशन में रहती हूँ। वो वहाँ पर है, अभी भी उन्होंने फ़ोन करके रो रहे थे, बोल रहे थे कि हमारे साथ यहाँ पर बहुत बुरा सलूक हो रहा है, हम डर रहे हैं, हर जगह में तालिबान है, रात को दरवाज़ा खटखटाते हैं, दिन में खटखटाते हैं और पूछते हैं कि आपका मम्मी और पापा कब आएंगे, वो कहाँ गए हैं। देखिए इनकी बर्बरता, और ये कहते हैं कि वहाँ औरतों के साथ कोई बदसलूकी नहीं होगी। 10 महीने पहले की बात है, गजनी में देखिए इस महिला के साथ क्या किया गया, क्योंकि वो पुलिस में काम कर रही थी। अब आपको तालिबान का एक और झूठ दिखाते हैं। तालिबान की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा है कि उनकी सरकार बंदूक नहीं बल्कि कानून का राज स्थापित करेगी, लेकिन उनकी हरकतें पूरी कलई खोल रही हैं। काबुल में तालिबान के आतंकी लोगों पर सरेआम कोई गोलियां बरसाते हुए दिख रहा है। देखिए, ये तालिबान का वो चेहरा है, वो क्रूर चेहरा है जिसके लिए वो दुनिया भर में जाने जाते हैं, और यही उनका असली चेहरा है। ये 70,000 दरिंदे जो हैं, इनके खिलाफ क्या पूरा अफगानिस्तान खड़ा हो जाएगा संदीप? क्योंकि अमरुल्लाह साले कह चुके हैं, वो कह रहे हैं कि मैं नहीं छोड़ के गया हूं देश, मैं खड़ूंगा इस अफगानिस्तान झंडे की इज्जत, और जो भी इस अफगानिस्तान के झंडे के साथ खड़े हैं वो मेरे साथ खड़े हो जाएं। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जन सैलाब एक उमड़ कर आएगा और इन तालिबानियों को अपने अपने बिलों के अंदर वापस घुसना पड़ेगा। आनंद, देखिए, एक तो वैसे ही लोगों को जो मौत का डर था वो इतना हो चुका है कि अब उनका डर जो है मन से निकल गया। उनको पता है मरना तो वैसे भी है, इसीलिए लोग जो है अब सीधे तौर पर सड़कों पर आ रहे हैं।
भीड़ इकट्ठा हो रही है, जुट रही है। उनको पता है कि ये मुट्ठी भर लोग हैं। पूरे प्रोविंस में अगर 70,000 तालिबानी हैं तो उससे 3 गुना ज़्यादा जो यहाँ पे लोग हैं। तो अगर हर कोई वहाँ पे उठ जाता है, वहाँ पे लाइसेंसी गन्स की कोई कमी नहीं है, लाइसेंस है नहीं गन्स के लिए, आम है ये सारी चीज़ें। तो अब एक मास मूवमेंट क्रिएट होना शुरू हो रहा है। ये वानगी भरे स्टार्ट है, लेकिन अब ये भी देखना होगा कि नॉर्दर्न अलायंस जो कि अफगानिस्तान के नॉर्दर्न पार्ट का, जिनको कि वॉर लॉर्ड कहा जाता था अलग अलग सुनवे में, वो जो है इसके बाद से जैसे ही यहाँ से प्रेसिडेंट भागते हैं, तालिबान आता है, तो वो जो है थोड़ा बहुत डीएक्टिवेट हुए हैं उन सब रीजन में। तो अगर वो भी मजबूती से आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लोग जो है मूवमेंट निकालते, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि तालिबान के इन लड़ाकों को वहीं के लोग जो है मार मार के भगा रहे होंगे। लोगों को गोलियों से डराना एक बात है, एक देश चलाना दूसरी बात है, और लोगों के दिल में जगह बनाना वो दूसरी बात है। तालिबान लोगों के दिलों में कभी जगह नहीं बनाएगा, और उस दिल में जहां पर अभी फिलहाल के लिए खौफ है, जिस दिन गुस्सा भर जाएगा तब तालिबान वहां से खत्म हो जाएंगे। अखाड़ा में फिलहाल बस इतना ही। संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपके अपडेट्स के लिए। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 इंडिया पर जारी रहेगा। अर्पिता के साथ बने रहिए।